तो हाँ जी भैया, नमस्कार। चलिए भाई, कैसे हैं आप लोग। तो कभी कभी भैया कोई हमारा भी हाल चाल पूछ लिया करो ना कि कैसे हैं हम। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपने टॉपिक पे बात जिस पे हम कर रहे थे, और सबको पता होगा कि किस पे हम बात कर रहे थे। और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। आपका अपना ही चैनल है, चैनल का नाम सभी साथियों को हमारे पता है, और जिन लोगों को नहीं पता है उनको बताया जाए, टॉप पे चैनल को लाया जाए, है ना। तो चलिए बात करते हैं। आज हम बात कर रहे थे दिल्ली सल्तनत की, है ना। देखिए डेली डेली रोज़ आके वही चीज़ें फिर, है ना। और इधर तो चलिए सामने मोबाइल रहता है आपके, कोई क्लास देख रहा है, कोई शॉर्ट वीडियो आया, चलिए उस पर क्लिक करते हैं। और इधर हमारा सामने क्या है कि अब आप हम 20-30 मिनट तक साथ में रहने वाले हैं और पढ़ाई करने वाले हैं, थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें भी। तो चलिए बात कर रहे हैं। देखिए जो नए नए साथी जो पहली बार क्लास को देखेंगे परेशान नहीं होंगे, धैर्य से काम लेंगे, है ना। अब इतनी बड़ी सुविधाएं हमारे पास नहीं है कि एक ही क्लास में आपको पूरा, हाँ ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान, इस युद्ध में मारे जाने वाला ये सुल्तान, इसका जैसे कि डाक व्यवस्था का संस्थापक ये सुल्तान। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। आपको धैर्य रखना होगा और चीज़ें, वादा है हमारा, आपको समझ में ज़रूर आएंगी, है ना। क्योंकि आप भी एक छात्र हैं और हम भी वहीं से हैं, तो जब दोनों लोग एक ही उस पे हैं, एक ही साथ के हैं, तो चीज़ें समझ में तो आनी ही है ना। हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, आप हमारी। तो चलिए फिर दिल्ली सल्तनत की देखिए हम बात कर रहे हैं, और इसमें हम अभी तक दो जो वंश हैं उनकी बात कर चुके हैं। देखिए पहला वंश था इसमें गुलाम वंश, ठीक है। जो नए नए साथी होंगे वो एक बार देखेंगे, है ना। गुलाम वंश की हम पूरी बात कर चुके हैं। आप पीछे वाले वीडियो में जाइएगा, आपको पूरा गुलाम वंश मिल जाएगा। और वादा है आपसे कि कोई भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा, है ना। आपको लगता होगा कि चीज़ें बस कहीं से हमको मिल गई, वही उठा के यहाँ पे रख दे रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई साहब, है ना। चीज़ें हमको भी देखनी पड़ती हैं, और इस यहाँ पे बोलने से पहले कई बार सोचना पड़ता है, और कई बार खुद को भी आंकना पड़ता है। तो गुलाम वंश की देखिए पूरी बात हम कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी खिलजी वंश की। किसकी बात की थी? खिलजी वंश की। हाँ देखिए जो नए नए लोग होंगे इसमें अभी आपको राइटिंग मज़ा आ रही होगी, लेकिन अभी आगे जो चल के राइटिंग ख़राब होने वाली है, तो उस पर गौर मत करिएगा, चीज़ें हम आपको बता देंगे। पहले हमने बात की थी गुलाम वंश की, उसके बाद हमने बात की थी खिलजी वंश की, और देखिए अब हम साथियों बात कर रहे हैं तुगलक वंश की, है ना। किसकी? तुगलक वंश की बात कर रहे हैं। समझ में आई ना चीज़ें आपको, है ना। ये समझ में आया किसकी बात कर रहे हैं हम? तुगलक वंश की देखिए हम बात कर रहे हैं। परेशान मत होइएगा, अभी आगे चल के सब सीरियस हो जाएंगे, तो फिर पूरी तरीके से चीज़ें सीरियस ही चलने वाली है। देखिए गुलाम वंश की हमने पूरी बात कर रखी, खिलजी वंश की पूरी बात कर रही है। 11 शासक इसमें होते हैं। कुल शासकों की संख्या कितनी है? तो 11 शासक होते हैं। अभी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि गुलाम वंश के कुल शासकों की संख्या कितनी थी, तो ऑप्शन में आपको कई सारे भटकाने के लिए मिलेंगे, लेकिन क्या है कि मार्ग एक ही सही चुनना है आपको। रास्ते तो कई मिलेंगे भटकाने के लिए मार्ग, तो लेकिन इसमें कितने शासक होते हैं? 11 शासक इसमें होते हैं, और इसमें 5 शासक होते हैं, ठीक है। और तुगलक वंश में कुल 9 शासक होंगे। कितने शासक होंगे? 9 शासक होंगे। इनकी हम सबकी बात करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है, और एक लास्ट की क्लास में हम सबके नाम लिख देंगे, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाता है सबसे दिल्ली सल्तनत में किस वंश में सबसे ज़्यादा राजा हुए, तो किस में हुए? गुलाम वंश में। सबसे कम किस उसमें होंगे राजवंश में? तो अभी आगे हम बात करने वाले हैं किसकी? लोधी वंश की। तो तुगलक वंश के बाद हम बात करेंगे सैयद वंश की, और सैयद वंश के बाद हम करेंगे किसकी? लोधी वंश की। तो ये सारी चीज़ें हो गई, है ना। अभी हम तीसरे राजवंश पे हैं, तुगलक वंश पे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें कई सारे क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। तो ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आई। जो नए साथी होंगे हमारी, यहाँ से भी आप क्लास शुरू कर सकते हैं, तुगलक वंश से भी आप क्लास को देख सकते हैं। तो ठीक है, तुगलक वंश पे बात कर रहे हैं। इसके संस्थापक की हमने बात कर ली थी। काफ़ी चीज़ों में बात नहीं करेंगे पुरानी, नहीं तो फिर पूरी क्लास इसी में हमारी ओवर हो जाएगी। इसके हमने संस्थापक की बात कर ली थी, और उसी की हम बात कर रहे थे किसी? गयासुद्दीन तुगलक की। उसके जो दक्षिण के अभियान थे उन सारी चीज़ों की बात हमने कर रखी थी। और अब बात कर रहा था उसकी जो नीतियाँ थी, क्या क्या उसने कार्य किए, क्या नहीं किए, ठीक है, किसके लिए क्या किया, तो उन्हीं सारी चीज़ों की बात करनी थी। तो आप हेडिंग लगा लीजिएगा ऊपर, तुगलक वंश। तुगलक वंश इसकी बात कर रहे थे हम, और यहाँ पर हेडिंग लगाइएगा आप गयासुद्दीन तुगलक के महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। महत्वपूर्ण कार्य वगैरह नहीं, यहाँ पे हम क्या बात करेंगे? महत्वपूर्ण इसके तथ्य। ये शायद लाइन अच्छी नहीं लग रही है,
तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। तुगलक वंश की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी? तुगलक वंश की। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करने वाले, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप देखिए, इसके पहली क्लास में हमने बात की थी तुगलक वंश का संस्थापक कौन होता है। तो संस्थापक यदि आपसे पूछा जाता है तो गयासुद्दीन तुगलक होगा। और इससे एक क्वेश्चन और आपका इंपॉर्टेंट बनने वाला है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा वर्षों तक शासन करने वाला कौन सा वंश होता है, तो वह होता है तुगलक वंश। 94 वर्षों तक इसने शासन किया था। 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। और इसका संस्थापक होता है गयासुद्दीन तुगलक। इसके बारे में सारी चीज़ें हम पीछे बात कर चुके हैं, आप वो क्लास देख लीजिएगा, आपको ये क्लास आराम से समझ में आ जाने वाली है, पूरी मेरी गारंटी है। तो ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इसके बात करने वाले, तो सबसे पहले देखिए ये क्या होता है। ये देखिए इसी के एक फिगर बनाएंगे, ये समझिएगा कौन है, ये गयासुद्दीन तुगलक है ये भाई, ठीक है। कौन है ये इसके कान वगैरह हैं, ये है गयासुद्दीन तुगलक। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ठीक है, सबसे पहले इसने क्या क्या, इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में हमने आपको बताया, इसके जो अभियान होते हैं उनकी सारी बात हम कर चुके हैं। अब इसके बात करने वाले अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में, तो सबसे पहले इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी की जो कड़ी नीतियाँ थी, कड़ी नीतियों का मतलब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जब हमने बात की थी, उसका जो शासन व्यवस्था था बहुत ही टाइट था, है ना। क्या कहता है, उसने जो बाजार नियंत्रण प्रणाली बना रखी थी, उसमें यदि आप आधा किलो कोई भी चीज़ जैसे होती है ना, चोरी करना, जैसे बहुत सारे लोग कम तौल देते हैं कि हम घर पे बाज़ार में आके कुछ और तौला है, यहाँ पे आके हम कुछ और तौलते हैं। तो जो वो क्या था, यदि वो पकड़ा जाता है कम तौलते हुए, तो जितना उसने कम तौला है उसके शरीर से उतना मांस निकाल लिया जाएगा। तो ये उसकी कड़ी कड़ी नीतियाँ थी, उन सबको इसने हटा दिया। इसने उदारवादी नीति अपनाई। तो सबसे पहले इसमें लिखेगा उदारवादी नीति अपनाई, ठीक है, उदारवादी नीति अपनाई, उदारवादी नीति अपनाई, ठीक है। सबसे पहले इसने अलाउद्दीन खिलजी की जो कड़ी नीतियाँ थी उसको हटाकर उदारवादी नीति अपनाई। इसी जो इसने उदारवादी नीति अपनाई, इसको निजामुद्दीन औलिया क्या कहा इन्होंने, इसको क्या कहा, रसमोमियम, रसमोमियम, रसमोमियम इसको कहा, या मध्यमपंथी नीति इसको कहा है। क्या कहा, रसमोमियम या मध्यमपंथी नीति, ठीक है। इसी के अंडर में सारी चीज़ें बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसने क्या उदारवादी नीति अपनाई, और इस उदारवादी नीति को निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा, निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा था, हनूज दिल्ली दूरम अस्ते। ये चीज़ें आप पीछे वाली क्लास में हमने सब बात कर रखी है, तो आप ज़रूर उसको देखिएगा। निजामुद्दीन औलिया ने इस नीति को क्या कहा, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि गयासुद्दीन तुगलक ने उदारवादी नीति किस शासक ने अपनाई, तो प्रथम शासक था जिसने उदारवादी नीति अपने अलाउद्दीन खिलजी के जो कड़े शासन थे उनको समाप्त करके। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के बाद भी कई सारे शासक होते हैं, मुबारक शाह खिलजी शासक बनता है, शहाबुद्दीन उमर बनता है, खुसरो शाह शासक बनता है, उन सब ने यह कार्य नहीं किया। प्रथम सुल्तान था इसने जिसने यह कार्य किया। तो औलिया ने इसको क्या कहा, रसमोमियम या मध्यमपंथी नीति कहा। उसके बाद इसने क्या किया, इसने सबसे पहले नीति अपनाई, ये चीज़ समझ में आई। उसके बाद इसने क्या किया, उसके बाद इसके जो ये हाथ थोड़ा छोटे करिएगा, है ना। उसके बाद इसने क्या किया, इसी के बारे में कौन है, ये गयासुद्दीन तुगलक है और इसी की बात कर रहे हैं हम। इसने क्या किया कि जो है कि जो अब भाई इसने उदारवादी नीति अपनाई है, तो इसने जो खुत और मुकद्दम थे, खुतो व मुकद्दमों, ठीक है, खुतो व मुकद्दमों, ये खुद और मुकद्दम क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों की बात हम पीछे कर चुके हैं। लेकिन फिर से एक बार, मुकद्दम जो है अरबी भाषा का शब्द है, आप याद रखिएगा। आपसे पूछा जाता है कि मुकद्दम किस भाषा का शब्द है, तो अरबी भाषा का शब्द है। और खुद क्या होते हैं, खुद हमने आपको बताया जमींदार। खुद को बर्नी ने क्या कहा था, ये चीज़ें आप पीछे याद करिएगा। तो बर्नी ने कहा था कि जो जिला स्तर पर जो लोग कार्य करते हैं उन्हें हम खुद बोलते हैं, और मुकद्दम होते हैं जो गाँव का प्रधान व्यक्ति। तो इसने क्या किया, खुद व मुकद्दमों के जो हक ए खोती इसके जो अधिकार थे इसने वापस कर दिया था इसी उदारवादी नीति के तहत, ठीक है। समझिएगा आप चीज़ों को। हक एक खोती, इसमें इस हक एक खोती में क्या था कि देखिए इसका जो टैक्स वसूलते थे ये खुद व मुकद्दम लोग इसका टैक्स वसूलते थे, ठीक है, क्योंकि ये जमींदार होते थे तो ये टैक्स इसका वसूलते थे। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि इन सब लोगों का जो अधिकार था उस पर इसने कटौती कर दी थी, उन अधिकारों को इसने हटा दिया। तो अब इसने क्या किया, इनका जो कर था, इनके जो अधिकार थे उसको वापस दे दिया किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने उसको वापस किया। अगला कार्य क्या किया इसने, नस्क प्रथा लागू की, ठीक है। अगला कार्य क्या किया, नस्क प्रथा लागू की। नस्क प्रथा क्या थी, तो समझिएगा, लगान या जो कह सकते हैं कि जो जैसे लगान या कर वसूलना, उसके लिए इसने क्या किया, तो नस्क प्रथा लागू की। एक मिनट रुकिए जरा,
चलिए अच्छा वापस आते हैं भाई, है ना। क्या किया, नस्क प्रथा लागू की इसने। नस्क प्रथा का मतलब कैसा, लगान या टैक्स वसूलने के। नस्क प्रथा का मतलब था कि जैसे मान लीजिए यह जो अनुमान के आधार पर, ठीक है, अनुमान के आधार पर आपके खेत में कितना गेहूं पैदा हुआ है उसके हिसाब से हम आपसे टैक्स वसूलेंगे, उसके हिसाब से हम आपसे कर लेंगे। उसने क्या किया था, अगला पॉइंट लिखिएगा, इसने 33% मतलब 1/3 भाग कर वसूला, ठीक है। लगान वसूली या कर वसूला, जैसे अनाज पहले क्या था कि आपके खेत का 50% हिस्सा जितना भी आप पैदा करेंगे उसका 50% हिस्सा सुल्तान के खाते में जाएगा ही जाएगा। लेकिन इसने क्या किया कि इसने क्या किया, उसको 33% घटा के कर दिया। अभी तक क्या था कि यदि आपके खेत में 50% पैदा हो, 100% पैदा हुआ है, 100% हर एक चीज़ होती है, आप समझिएगा। जैसे आपके खेत में 50 कुंटल पैदा हुआ है तो उसका 25 कुंटल जाना ही जाना है सुल्तान के उसमें। लेकिन इसने क्या किया, अनुमान के सॉरी चलिए माफ़ी चाहेंगे इसके लिए। तो इसने क्या किया, अनुमान के आधार पर कर वसूला या लगान वसूली। भूमि कर जो था उसने 33% कर दिया। अगला कार्य इसने क्या किया, ठीक है, भूमि कर कितना कर दिया, 33% कर दिया। इसने नहर व कुओं का निर्माण किया, ठीक है, नहर व कुओं का निर्माण किया। सिंचाई हो तो इसने क्या किया, नहर व कुओं का इसने निर्माण किया। और उसके बाद इसने अगला कार्य क्या किया, ठीक है, समझिएगा। और यह करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान होता है जिसने नहर व कुओं का निर्माण किया। सिंचाई हेतु किसानों के लिए इसने क्या किया, नहर व कुओं का निर्माण ऐसा करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान होता है, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, यह ऐसा पहला सुल्तान होता है जिसने नहर व कुओं का निर्माण किया। उसके बाद इसने क्या किया, यहीं पर इसने शराब और वह संगीत पर प्रतिबंध कर दिया, ठीक है। शराब व संगीत पर इसने प्रतिबंध कर दिया। शराब व संगीत का प्रतिबंध, शराब का तो अभी अलाउद्दीन खिलजी ने भी बंद कर रखा था, तो इसने भी शराब बंद कर रखी थी। और संगीत भी इसने बंद कर दिया। डीजे वगैरह इसको पसंद नहीं था, ज़्यादा शोर वगैरह, हारमोनियम वगैरह जैसे बजा करते ना, तो वो सब चीज़ें इसको पसंद नहीं थी। तो ये गयासुद्दीन तुगलक है और इसी की सारी चीज़ों के बारे में एक चक्र घूम रहा है हमारा, और इसी पे हम सारे बात कर रहे हैं। इसके जो निर्माण कार्य हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उन सारी चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। तो इसने क्या किया, शराब हुआ, संगीत पर प्रतिबंध कर दिए। अगला कार्य इसने क्या किया, ठीक है। और इधर ये भी याद रखिएगा, नहर व कुओं का निर्माण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान है यह, ठीक है। क्यों निर्माण करेगा, क्योंकि किसान हो। अगला पॉइंट इसी में लिखिएगा कि यातायात व डाक व्यवस्था का पूर्ण संस्थापक, यातायात व डाक व्यवस्था का पूर्ण संस्थापक माना जाता है, ठीक है। आप समझ रहे हैं, देखिए पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसका कुछ करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, अगर भाई कोई हो तो एसी लगवा दीजिएगा, कि है ना। पंखा ज़्यादा तेज़ करेंगे तो फिर पंखा ही चल लेगा, है ना, हम बोल नहीं पाएंगे। तो ठीक है, डाक व यातायात व डाक व्यवस्था का संपूर्ण संस्थापक, आप समझिएगा, पहला सुल्तान है इसने जिसने यातायात या डाक व्यवस्था की पूर्ण स्थापना की है। यातायात यदि आपका अच्छा होगा तो डाक व्यवस्था आपकी ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी, क्योंकि तभी आप समझिएगा पश्चिम बंगाल से खत आ रहा है तुरंत निज़ामुद्दीन औलिया के पास, और इधर निज़ामुद्दीन औलिया से जा रहा है तुरंत कहाँ, गयासुद्दीन तुगलक के पास पश्चिम बंगाल। तो ये सारी चीज़ों से आप समझ रखे हैं। और इसने प्रत्येक 3.4 मील पर इसने जो है एक डाक कर्मचारी और एक डाक विभाग बनवा रखा था, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद इसने क्या किया, इसने किसानों के प्रति उदारवादी नीति अपनाई, ठीक है। किसानों के प्रति उदारवादी नीति अपनाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान होता है, ठीक है। किसानों के प्रति तथा उदारवादी नीति, देखिए यहीं पर इसने उदारवादी नीति अपना रखी है। और इसी के तहत इसने क्या किया, खत व मुकद्दम, ये भी सब देखिए खेती वाले कार्य हैं, है ना, ये खेती वाले कार्य हैं ना, इन पर इसने छूट दे रखी है। भूमि कर इसने कम कर रखा है, अनुमान के आधार पर आपसे लगान वसूल कर रहा है। और उसके बाद नहर व कुओं का निर्माण आपको स्वयं करवा के दे रहा है सुल्तान। और उसके बाद यातायात व्यवस्था आपके लिए अच्छी कर रखा है। तो ये सारी चीज़ें थी कि इसने किसानों के प्रति उदारवादी नीति अपनाई। उसके बाद इसने क्या किया कि जो किसान थे, जो कह सकते हैं कर देने योग्य नहीं थे, जो कर नहीं दे पा रहे थे, उनके कर को माफ़ कर दिया, उनके लगान को, टैक्स को माफ़ कर दिया। ऐसा करने वाला दिल्ली सल्तनत का
प्रथम सुल्तान होता है। उसके बाद, अब जगह है नहीं यहाँ पर तो चीज़ें लिखना मुश्किल है, लेकिन आप समझिएगा। उसके बाद इसने क्या किया, जो किसान कर नहीं दे पाते थे, पहले यह प्रावधान था कि जो किसान नहीं कर दे पाएंगे उसको उतने कोड़े मारे जाएंगे, इतना रुपया कम देने पर इतने कोड़े मारे जाएंगे, इतना कम देने पर इतने मारे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें उसने बंद कर दिया कि लगान ना दे पाने पर क्या करना, शारीरिक दंड को बंद कर दिया। तो ये सारी चीज़ें इसने की। और याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश ऐसा होता है जो किसानों का स्वर्णिम युग कहलाता है। तो किसानों का स्वर्णिम युग तुगलक वंश, ये सारी चीज़ें आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, या अब लगातार हम इस चीज़ों को बोर्ड पे लिखने वाले हैं, तो आप जल्दी से देखिएगा या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा तो क्या बनेगा, कहीं से भी बन सकता है। खुतवा मुकदमों का अधिकार वापस करने वाला सुल्तान कौन सा होता है, तो गयासुद्दीन तुगलक। खुतिया मुकदमों को अधिकार छीन लेने वाला शासक कौन होता है, तो अलाउद्दीन खिलजी। नस्क प्रथा, याद रखिएगा, अनुमान के आधार पर लगान वसूलना क्या कहलाता है, नस्क प्रथा। किस सुल्तान ने 33% कर दिया भूमि कर, तो गयासुद्दीन तुगलक होता है। नहर व कुओं का निर्माण कराने वाला प्रथम सुल्तान। किसानों के लिए इसने नहर व कुओं को, जगह जगह पर नहर व कुओं का निर्माण करवाया था। तो ये सारी चीज़ें थी। तो चलिए अब हर एक चीज़ हम पॉइंट वाइज लिखने वाले हैं, कोई भी चीज़ आपकी बाहर नहीं जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे इसके निर्माण कार्यों की, और आज इस गयासुद्दीन तुगलक की समाप्ति हो जाएगी, है ना। तो चलिए फिर जल्दी जल्दी चीज़ों को शुरू करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं। देखिए, एक नया तरीका हमने सोचा है कि एक यहाँ पे सुल्तान बनाएंगे और ये सुल्तान बनेगा और उसके इर्द गिर्द उसकी सारी चीज़ें नोट करेंगे, है ना। क्योंकि जैसे ही हमको चीज़ें आसान लगें, आप अगर आपको ये चीज़ नहीं पसंद आती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, कल से बदल जाएगी। क्या लगता है, 2 सेकंड का समय केवल। ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नियमों को समाप्त किया व उदारवादी नीति अपनाई। ठीक है, यह उदारवादी नीति अपनाई। अगला इसी में लिखेगा, क्या किया इसने, अलाउद्दीन खिलजी के जो कठोर नियम कानून थे उनको समाप्त करके क्या किया, अपना उदारवादी नीति अपनाई। ठीक है, इसी में लिखिएगा इसकी जो उदारवादी नीति होती है, इसको दिल्ली उदारवादी नीति, तो लिखिएगा इसकी उदारवादी नीति को निज़ामुद्दीन औलिया ने क्या कहा, रस्मोमियम या मध्यमपंथी नीति कहा, या मध्यमपंथी नीति कहा। ठीक है, अगला इसमें लिखिएगा, एक मिनट साहब, ठीक है, मध्यमपंथी नीति कहा इसने, लिखिएगा। इसने मतलब गयासुद्दीन तुगलक, इसकी मतलब गयासुद्दीन तुगलक। इसने क्या किया, इसने खुतवा मुकदमों के पुराने अधिकार हक एक होती के अधिकार जो थे वापस कर दिए, के अधिकार वापस दे दिए। और यहीं पर लिख लीजिएगा, हक एक होती के अधिकार वापस दे देता है, लेकिन किस्मत एक होती के अधिकार वापस इनको नहीं देता है। ठीक है, ये चीज़ें आप जल्दी से लिखिएगा, मात्र आपके पास 2 सेकंड का समय है, उसके बाद हम तुरंत आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप चीज़ें नोट कर चुके होंगे। आपके पास तो कई सारी सुविधाएँ हैं, क्लास को धीरे करके भी नोट कर सकते हैं, बंद करके भी नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है ना।
अगर उसका वेट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय हो जाएगा। चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं? अगर आपको नहीं पसंद है हमारा बोर्ड पे लिखना तो आप बता दीजिए, कल से चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन अभी आप बोर्ड पे देखिएगा। ठीक है, 3 चीज़ों की बात हो गई। अगला लिखिएगा इसने शराब, ये शराब लिखा हुआ है भाई साहब, इसने शराब हुआ, संगीत पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। ऐसा करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान होता है। ठीक है, ये याद रखेगा। लिखिएगा इसने मतलब गयासुद्दीन तुगलक ने, इसने क्या किया? लगान वसूलने हेतु नस्क प्रथा, क्या किया? नस्क प्रथा लागू की, नस्क प्रथा लागू की। नस्क प्रथा ये ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। अनुमान के आधार पर लगान का निर्धारण, लगान का निर्धारण, जो लगान वसूली जाएगी, जो आपसे कर टैक्स वसूला जाएगा अनाज वगैरह का, वो आपके अनुमान के आधार पर होगा। इसमें आपका घाटा भी हो सकता है, आपका फ़ायदा भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। और अगला लिखिएगा आप, ऐसा करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा इसने नहर व कुओं का निर्माण करवाया। ऐसा करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान आप लिख लीजिएगा, सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिखेगा इसने भूमि कर 33%, 1/3 कर दिया। ठीक है, तो 2 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से सारी चीज़ें नोट करिएगा। ठीक है, हो गई सारी चीज़ें। तो चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, लिखिएगा यातायात व डाक व्यवस्था का पूर्ण संस्थापक गयासुद्दीन था। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाता है कि यातायात व डाक व्यवस्था का पूर्ण संस्थापक कौन था, तो गयासुद्दीन था। तो इसी में लिखिएगा इसने 3.4 मील पर एक डाक विभाग व एक डाक कर्मचारी की नियुक्ति की। डाक कर्मचारी की नियुक्ति की। ठीक है, नियुक्ति की या नियुक्त की थी। ठीक है, अगला लिखेगा इसने किसानों के प्रति उदारवादी नीति अपनाई। किसानों के प्रति उदारवादी नीति अपनाई, लिखिएगा। इसी में अगला पॉइंट, इसी से लिंक करते हुए हर एक चीज़ आपको समझ में आ रही है ना। अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आती, कोई संशय होता है, आपका कमेंट बॉक्स कर दीजिए, आपका संशय दूर कर दिया जाएगा। उदारवादी नीति अपनाई, लिखिएगा इसने सिंचाई हेतु नहर व कुओं का निर्माण करवाया।
नहर व कुओं का निर्माण करवाया। नहर व कुओं का निर्माण करवाया। ऐसा करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान होता है। ठीक है, इधर ऊपर का साफ करेंगे, नीचे वाले से लिंक होगा चीज़ें, आप समझिएगा उस पर। ठीक है, किसानों के प्रति उदारवादी नीति अपनाई और इसने सिंचाई हेतु नहर व कुओं का निर्माण करवाया। तो और अगला इसी में क्या होगा, इसने मतलब गयासुद्दीन तुगलक ने इसने किसानों का कर्जा माफ किया। कर्जा माफ किया। ठीक है, किसानों का कर्जा माफ करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान तो गयासुद्दीन तुगलक। आप ये लिख लीजिएगा, यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान होता है जिसने कर्जा माफ किया। ठीक है, अगला लिखिएगा, लगा न देने पर शारीरिक दंड। शारीरिक दंड बंद करवा दिया। ठीक है, कि जो किसान कर्जा नहीं दे पाते थे उनके लिए इसने क्या किया, जो दंड था, शारीरिक दंड उनको जो दिया जाता था कर्जा ना देने के बदले, उसको इसने बंद करवा दिया। अगला इसी में लिख लीजिएगा, तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत में किसानों का स्वर्णिम युग कहलाता है। ठीक है, किसानों का स्वर्णिम युग कहलाता है। ठीक है, ख़त्म हुई सारी चीज़ें, कोई भी पॉइंट हमारा रह तो नहीं गया। ठीक है, इसको आप जल्दी से नोट करिएगा, जो आपका संचय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, उसको हम दूर करेंगे। ठीक है, इसकी सारी चीज़ें समाप्त हो गई हैं। इसके निर्माण कार्य बचे हुए हैं। निर्माण कार्यों पे एक छोटा सा 5 मिनट का टॉपिक बनाएंगे, या हो सकेगा तो जब हम शुरुआत करेंगे किसकी, मोहम्मद बिन तुगलक की, तो उसी में हम शुरुआत कर देंगे किसकी, इसी के जो निर्माण कार्य बचे हुए हैं उनकी भी हम बात कर लेंगे उसी क्लास में। तो चलिए फिर आज की क्लास को समाप्त करते हैं। नहीं, आप 2 मिनट रुकेगा, उसके निर्माण कार्यों को भी अभी समाप्त करते हैं। तो ये आप जल्दी से नोट करिएगा, फिर उसके निर्माण कार्यों की बात करते हैं। ठीक है, समाप्त हुआ। अब बात करनी है हमें किसके, दिल्ली इसके जो निर्माण कार्य होते हैं, किसके, गयासुद्दीन के निर्माण कार्यों की बात करनी है। तो चलिए समझिएगा चीज़ों को। देखिए, सबसे पहले इसने क्या किया, दिल्ली के बेगमपुर के समीप, बेगमपुर दिल्ली में, वहीं कहीं दिल्ली के आसपास स्थित है बेगमपुर में, इसने विजय मंडल का निर्माण करवाया। विजय मंडल का निर्माण करवाने के पश्चात इसने खिड़की मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। तो आपसे पूछा जाएगा खिड़की मस्जिद, जो घरों में हमारी खिड़की लगती है ना, ऐसे ऐसे कुछ करके जाली वगैरह, तो खिड़की मस्जिद का निर्माण कराने वाला कौन सा सुल्तान होता है, तो गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद इसने चिराग ए दहलवी, सूफी संत होते हैं, उनसे प्रभावित होकर इसने चिराग ए दिल्ली नामक मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। तो ठीक है, इसकी निर्माण कार्यों की चीज़ें आपको समझ में आई। और याद रखिएगा, जैसे हमसे पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि गयासुद्दीन तुगलक किस सूफी संत से द्वेष रखता था, तो निज़ामुद्दीन औलिया से। किससे रखता था, तो निज़ामुद्दीन औलिया से। तो लिखिएगा गयासुद्दीन के निर्माण कार्य, गयासुद्दीन के निर्माण कार्य। तो लिखिएगा पहला इसने दिल्ली के बेगमपुर के समीप विजय मंडल का निर्माण करवाया। दिल्ली के बेगमपुर के समीप विजय मंडल का निर्माण करवाया। उसके बाद लिखेगा इसने खिड़की मस्जिद का निर्माण करवाया। खिड़की मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, अगला लिखेगा इसने सूफी संत चिराग ए
दहलवी। चिराग ए दहलवी से प्रभावित होकर चिराग ए दिल्ली मस्जिद का निर्माण करवाया। चिराग ए दिल्ली मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, समझ में आई चीज़ें आपको, है ना। अब कैमरे के पास ही मार सकते हैं आपको, है ना, बाकी मार वार तो सकते नहीं है। नहीं, अगर हमारे साथ कोई बैठ के पढ़े तो उसको हमसे ज़्यादा आए, है ना। क्यों आए तो ये तो हमको भी नहीं पता, है ना। तो चलिए फिर चीज़ें आपको उम्मीद करते समझ में आई होंगी। देखिए लिखने के टाइम थोड़ा जो मनोबल होता है डाउन हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लिखनी होती हैं और फिर ये हाथ पूरा दर्द करने लगता है, ऊपर जाता नहीं है। तो ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आई। देखिए प्रयास हम यही करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा यही प्रयास होता है हमारा। यदि कोई भी चीज़ हमसे मिस हो जाती है या बोल दूसरा देते हैं, लिख दूसरा देते हैं, तो आप वो सारी चीज़ें हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा, है ना। उससे हमारी भी कमियां पता चले। और ज़रूर आप चीज़ें अगर आपको पसंद आ रही हैं तो ये करिएगा, नहीं आ रही हैं तो ये करिएगा। और अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो दूसरों तक भी पहुंचाइएगा। जैसे जैसे ज़्यादा चीज़ें पहुंचेंगी हमको भी पता चलेगा और आपको भी पता चलेगा कि हमारी चीज़ों में क्या कमियां हैं, है ना। क्यों लोगों को नहीं पसंद आ रही, क्यों अच्छी लग रही हैं। अच्छी और पसंद आने वाली तो इसमें कोई बात ही नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, आप कहीं से भी पढ़ें, है ना, मैटर नहीं करता, लेकिन आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो ठीक है, फिर आज की क्लास को समाप्त करेंगे यहीं पर। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आएंगी और अगली क्लास में हम बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। कल मिलेंगे अपनी नई क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा और चीज़ों को आगे पहुँचाते रहिएगा। तो चलिए फिर कल मिलेंगे अपनी नई क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।